वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। तो आज लेके आए हैं अपना महाराष्ट्र बोर्ड का जुलाई 2022 का केमिस्ट्री का पेपर आप सभी के सामने। तो आई होप आपने पिछले दो पेपर्स देख लिए होंगे जो अपलोड हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द उन्हें भी जाके देखिए। मार्च 2022 एंड एक जुलाई 2024 का पेपर अपलोड हो चुका है, तो उनको जाके जरूर देखिएगा। उनमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे गए हैं। और आपको एक चीज नोटिस जरूर होगी इन तीन पेपर करने के बाद भी कि पेपर्स में ही इन्हीं तीन पेपर में आपको कुछ ना कुछ इंटर रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो इस ईयर में आया था वो किसी और ईयर में पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियोस हम एक सवा घंटे में आपको पूरा पूरा पेपर डिटेल डिस्कशन यहाँ पर दे रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एमसीक्यूज में से तो करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ए बन जाएगा वो सिंपल सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा भाई। एमजी ड्राई ईथर में रिएक्शन रिएक्शन हो रही है विद क्लोरीन की। अब इसकी रिएक्शन किससे कराया है? वाटर से। तो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक ही रूल है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव करिए। एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? यस सर, हो जाता है वाटर है। यहाँ पर पॉजिटिव किस पर आएगा? मैग्नीशियम पर। नेगेटिव किस पर आएगा? कार्बन पर। अब नेगेटिव को ले लीजिए पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ। तो जैसे ये H प्लस यहाँ पर आएगा तो क्या ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा? द आंसर इज यस। और बाय प्रोडक्ट भी लिखना है तो वो भी लिख लीजिए। Mg है, Cl एज इट इज, और ये OH लग जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ये बात क्लियर है? बहुत आसान है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। नेक्स्ट यहाँ पे हमें 3D एलिमेंट्स की हमें जो है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो बच्चा बच्चा जानता है 3D सीरीज में भाई 4s2 नाम की चीज आती है। 5s2 क्या आती है? द आंसर इज नो। 6s2 द आंसर इज नो। 7s2 द आंसर इज नो, बिकॉज वो एटॉमिक नंबर ही 21 से 30 तक हमारे पास होते हैं। तो 21 वाले का एटॉमिक नंबर में 3D1 से शुरू होती है एंड देन 3D10 तक जाती है। तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टू राइट द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये होता है मेरे पास। यस सर। इसका क्या लिखना है? IUPAC नेम। तो करें नंबरिंग 1 2 3। 2 पर क्या है? मिथाइल। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल इज गोइंग टू बी द IUPAC नेम। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हमें निकालना है इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो ये अपनी वीडियोस में भी हमने पहले कभी वीडियो में एमसीक्यू आया हुआ है, तो ये रिपीटेड है। सो वी हैव टू कैलकुलेट ई सेल। ई सेल किसके इक्वल होता है? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पर क्या है सर? ये इस साइड वाली हमारे पास होती है एनोड, इस साइड वाली मतलब, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ई सेल ऑफ कैथोड का क्या है? कैथोड है हमारे पास दिस माइनस एनोड। तो क्या आंसर आ जाएगा? दैट विल बी 0.02 वोल्ट पॉजिटिव का, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वी हैव टू टेल किस ऑक्सी एसिड में क्लोरीन की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। हाइड्रोजन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? +1। ऑक्सीजन का -2। -2 और +1 मिलकर क्या होता है? +1। तो अगर यहाँ पर ये +1 है हमारे पास, अगर ये +1 है, तो क्योंकि हमारा कंपाउंड न्यूट्रल है तो यहाँ पे आई थिंक क्लोरीन -1 हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो -1 हो जाएगा। एक बार मैं जरा चेक कर लूँ। हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, तो 2 + 1, हाँ ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही होगा क्योंकि ये कंपाउंड न्यूट्रल है। ठीक है। तो OCl नेगेटिव है ना, ये हमारे पास क्या होता है? OCl नेगेटिव और H पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे कितना आता है? ऑक्सीजन पर हमारे पास आता है 2 नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन पर क्या आना चाहिए मेरे हिसाब से? अच्छा, यहाँ पर आना चाहिए पॉजिटिव पर। हाँ सॉरी, यहाँ पर आएगा +1 चार्ज। +1 आएगा। ओके फाइन। ये -1 होगा तो यहाँ पर +1 है। यहाँ पर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा +3। यहाँ पर आप निकालेंगे हो जाएगी +5, और ये आ जाएगी +7, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है +7। सिंपल निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं। वर्क डन बताना है किसमें? ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस फ्रॉम 2 dm³ टू दिस। तो यहाँ पे प्रेशर दे रखा है 1 बार, और वॉल्यूम हमें दे रखी है। तो हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है? -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी के। हाँ सर। P एक्सटर्नल क्या है? यहाँ पर 1 बार है, इंटू डेल्टा वी मतलब 4 -2 कर दूं। हाँ सर। फाइनल वॉल्यूम है 4, इनिशियल 2, तो 2 dm³। तो 1 बार dm³। dm³ हमारे पास। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको कन्वर्ट हमें करना होगा किलो जूल या जूल में। सो यहाँ पर जो 1 बार dm³ है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -2 बार dm³। तो वो इक्वल होता है हमारे पास बेसिकली 100 जूल के। तो हो जाएगा -200 जूल, जिसको मैं बोल सकता हूँ -0.2 किलो जूल। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमें करेक्ट रिलेशन बताना है बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एन एटम इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई, दोनों एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं कॉर्नर वाले, और ये सेंटर से सेंटर मैंने ज्वाइन करा। तो अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, और यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का एक क्यूब होता है। तो ये आप मान सकते हैं मैं फ्रंट बना रहा हूँ। तो ये किसके इक्वल है? एज लेंथ के। ए किसके इक्वल आ रहा है? सिंपल 2r के। तो a बराबर 2r, a बराबर 2r हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बताना है लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देता है। तो लैक्टोज हमारे पास देता है
that is beta D glucose and beta D galactose. तो glucose and galactose is going to be the answer. नेक्स्ट ZWT फुल फॉर्म बहुत ज्यादा सिंपल है, हमारे पास जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट वी हैव टू टेल द मोस्ट बेसिक अमीन अमंग द फॉलोइंग. तो मोस्ट बेसिक कौन से होते हैं? जो भी 2 डिग्री वाले होते हैं. तो 2 डिग्री यहाँ पर फाइंड करते हैं. ये क्या है? ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये है 2 डिग्री, ये है अगेन 1 डिग्री. तो 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा. सेकेंड हमारे पास जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं, राइट द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन. तो लैम्डा एम हम लिखते हैं. मोलर कंडक्टिविटी को किस क्या होती है? बेसिकली 1 मोल की कंडक्टिविटी. तो K बाय C आता है और इंटू 1000 कर देते हैं ताकि हमारी जो यूनिट है वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है. तो दिस इज द सिंपल रिलेशन और यू कैन से द फॉर्मूला बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन. नेक्स्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है. तो EAN बेसिकली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता भाई. एटॉमिक नंबर पता है सबको क्या होता है? हाँ सर पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल होता है. तो बस कुछ नहीं है. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप समझ लीजिए कॉम्प्लेक्सिस में हमारे पास जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास कितने इफेक्टिवली अब इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसको बोलते हैं. अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए सर, क्या बात कर रहे हैं? अब तो कोबाल्ट है, आयरन के बाद आता है कोबाल्ट. तो 27 एटॉमिक नंबर. इसकी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास क्या होती है? 3D7. आपके पास नहीं सर, इसी के पास होती है. हाँ इसी के पास 4s2. अब यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर? यहाँ पर इसके पास आप देख सकते हैं 27 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे और पीछे आर्गन वगैरह सब कुछ होगा. तो यहाँ पर क्या है, जब कोबाल्ट +3 में आ जाएगा, जब कोबाल्ट +3 में आ जाएगा, क्या वो 3D6 हो जाएगा? क्या उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैं बोल सकता हूँ इस वक्त, अगर कोबाल्ट 3D+ है सिर्फ, सॉरी कोबाल्ट 3+ है, तो वो 24 हो गए क्योंकि उसके 3 इलेक्ट्रॉन चलेगा. नाउ एक चीज ध्यान रखिए, अब लिगेंड है वो भी कहाँ इलेक्ट्रॉन रखते हैं सर? वो रखते हैं बेसिकली वेकेंट ऑर्बिटल्स में. तो जहां भी वेकेंट ऑर्बिटल मिलेगा वहां पे क्या लोन पेयर एक मौजूद होगा? यस सर, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे. ध्यान से दीजिए. तो यहाँ पर क्या होगा? लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रख रहा है? कोबाल्ट के वेकेंट ऑर्बिटल में. तो आखिरकार वो इलेक्ट्रॉन्स किसको मिल रहे हैं? कोबाल्ट को. तो यहाँ पर जब कोबाल्ट 3+ में था तो उसके पास 24 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है. सब मानते इस बात को? यस सर. अब मुझे बताइए एक NH3 कितने इलेक्ट्रॉन देगा सर? एक NH3 एक लोन पेयर देगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा. तो 6 NH3 कितने इलेक्ट्रॉन देंगे सर? 6 × 2 12. तो क्या यहाँ पर 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कोबाल्ट के पास? हाँ सर बिल्कुल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पहले इसके पास अपने 27 थे, इसने 3 लूज कर दिए. ठीक है 3 चलेगा, 24 बचे. अब NH3 आया, वो भी तो इसी में रख रहा है ना लोन पेयर. हाँ सर अपने लोन पेयर इसी में डोनेट कर रहा है, उसको जगह चाहिए. तो यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया इसका 36. सो दैट्स हाउ वी विल कैलकुलेट EAN नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. नेक्स्ट हमें बताना है नेम द रिएक्शन. बस सिर्फ नेम लिखना है रिएक्शन का. तो वो हमारी होती है कोल्बे रिएक्शन. कोल्बे रिएक्शन होती है जिसमें फिनॉल होता है. उसमें सबसे पहले उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, फिनॉक्साइड आयन बन जाता है. फिर कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, फाइनली हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बन जाता है. फिनॉल पता है सबको क्या होता है? ये होता है दैट इज PHOH, बेंजीन पर OH. सैलिसिलिक एसिड में मैं तुरंत से पहले बना देता हूँ, ये हमारे पास होता है ऑर्थो पर COH. नेक्स्ट IUPAC नेम ऑफ अल्फा मिथाइल प्रोपायोनिक एसिड. सो प्रोपायोनिक एसिड आई थिंक ये होता है, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड. अल्फा मतलब अल्फा कार्बन पर यहाँ पर मिथाइल है. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका नाम हमारे पास, नंबरिंग कहाँ से करूँ? यहाँ से करिए फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3. तो क्या इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड IUPAC नेम? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड. यस सर. नेक्स्ट राइट द फॉर्मूला फॉर हिंसबर्ग रिएजेंट. तो हिंसबर्ग रिएजेंट साहब क्या होते हैं? कुछ नहीं होते भाई, बहुत ज्यादा अच्छे इंसान होते हैं. यहाँ पे डबल बॉन्ड O आए, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आया और यहाँ पर Cl. तो इसका फॉर्मूला लिखें तो C6H5SO2Cl. ये आ गया इसका फॉर्मूला. नेक्स्ट मोनोमर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6. सो आई थिंक ये हमारा एप्सिलॉन कैप्रोलेक्टम होता है. तो कैप्रोलेक्टम इज द नेम हमारे पास मोनोमर का, कैप्रोलेक्टम. नेक्स्ट सेल रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की. तो सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं H+ 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, तो क्योंकि स्टैंडर्ड ही पूछा है तो स्टैंडर्ड 1 मोलर H2 गैस किसमें 1 ATM में. एंड देन प्लैटिनम की हमारे पास रॉड होती है. राइट केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट. तो इट इज सिंपली हमारे पास होता है TiCl4 प्लस AlC2H5. तो ट्राई इथाइल एल्युमिनियम हमारे पास आ गया. तो दिस इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेक्शन बी, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर. तो यहाँ पर आपकी ही बुक का डायग्राम है, इसमें किस तरीके से समझाया गया है उसकी बात करते हैं. तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग कि ये हमारे पास शुगर सोल्यूशन है, या एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और बाहर वाटर. सभी ने ऑस्मोसिस का नाम सुना है. क्या होता है हमारे पास? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, वाटर बेसिकली मूव करेगा कहाँ से? फ्रॉम
लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब शुगर सोल्यूशन जो है उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल शुगर के होंगे, वाटर में कोई ऐसा नहीं होगा। तो वाटर जो है हमारे पास अंदर जाने लगेगा, कहाँ पर, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू शुगर सोल्यूशन के अंदर जाने लगेगा। अब ये यहाँ तक जैसे फुल पूरा भरा हुआ था, तो हमने एक ट्यूब लगा ली। अब सोल्यूशन जो है बेसिकली इसमें ऊपर जाएगा, तो ये सोल्यूशन कुछ एच हाइट तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वाटर इसमें आया जा रहा है, इसमें आया जा रहा है, तो ये सोल्यूशन यहाँ पर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, कुछ एच हाइट तक चला गया। अब हमारे पास क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू हाइट को हम बोल सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या लिक्विड का जो प्रेशर होता है, आपने फ्लूइड में पढ़ा होगा, वो इक्वल होता है एच रो जी के। प्रेशर इज इक्वल्स टू एच इंटू रो इंटू जी। वही यहाँ पर बात हो रही है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप्स ऑस्मोसिस इज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है ये? इक्वल होता है किसके, एच रो जी के, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम जो यहाँ से लेके यहाँ तक की है, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द शुगर सॉल्यूशन। सो यहाँ पर अगर हम इतना ही प्रेशर एच रो जी का मैं एक्सटर्नली बाहर से अप्लाई कर दूं, मैंने कोई पिस्टन लगा दिया, यहाँ पर मैं एच रो जी का प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, सो व्हाट आई विल सी कि ये जो सोल्यूशन है वापस अंदर चला जाएगा, और जैसा था सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वाटर जो है जो अंदर आया था वो वाटर अब बाहर आ जाएगा, तो कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, के हमारे पास स्टॉप कर दे ऑस्मोसिस को, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट वी हैव टू टेल अबाउट द एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको हम ये भी बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। वी नो हमारे पास डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी होती है। मुझे बताइए, अगर मेरी मोलैलिटी 1 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा टी बी जो है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन हम इसी तरीके से लिखेंगे, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर सोल्यूशन। जब भी कोई सोल्यूशन है उसकी एक मोलैरिटी हो, जितना भी वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगी, उसी को हम बोल देंगे अपना मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। नेक्स्ट वी हैव पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन दे रखी है 3.12। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो हम बोल सकते हैं H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली 10⁻³ होगी। हाँ, इसको अगर मैं थोड़ा सा समझदारी से लिखूं, सो इट विल बिकम 10⁻⁴ प्लस यहाँ पर मैं लिखूंगा 0.88। सॉल्व करके देख लीजिए, सेम बात होगी। तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻⁴ इंटू 10⁻0.88 नहीं बन जाएगा? ये आंसर यस सर, यहाँ पर ये बिल्कुल बन सकता है। क्या करा है, सिंपल हमने जो है अपना मैथ्स लगाई यहाँ पर। अगर दो चीज हमारे पास एक्सपोनेंट्स में पावर्स ऐड हो रही हो, तो मतलब सेम बेस है, तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। तो अब जब हम बेसिकली इसका 10⁻0.88 कैलकुलेट करेंगे एंटी लॉग लेके, सो दैट विल बी इक्वल टू 7.5 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल। 0.85 हमारे उसकी वैल्यू थी ना log 7 की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उससे थोड़ी सी ज्यादा हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है, तो 7.5 भी लिखते तो भी चलता। इंटू 10⁻⁴ मोलर हमारे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये लॉ स्टेट करता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हर आयन माइग्रेट करेगा, ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ को आयन। जैसे कोई हमारे पास कंपाउंड है NaCl, उसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव जो है वो एक दूसरे के को आयंस कहलाएंगे। तो ये लॉ स्टेट करता है जब हमारे पास डाइल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, हमने ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन 0 के इक्वल कर दी, तो जो भी हमारे पास आयंस होंगे जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। उनकी इंटरेक्शन में कोई भी बेसिकली उनकी इंटरेक्शन इस चीज को डिस्टर्ब नहीं करेगी कि वो कितनी कंडक्टिविटी दिखा रहे हैं। सो यहाँ पे जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट irrespective of the other ion to with which it is associated। तो वही Na पॉजिटिव जो है वो Cl नेगेटिव की वजह से कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा। क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है होते तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में से, तो कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाती है। बट उसमें रहने के बाद भी सोल्यूशन में Na पॉजिटिव पड़े होंगे, सोल्यूशन में Cl नेगेटिव पड़े होंगे। हाँ, तो अगर पॉजिटिव को नेगेटिव दिखेगा तो लालच तो आएगा, तो उसमें थोड़ी बहुत इंटरेक्शन तो होगी, तो इंटरेक्शन तो देखने को मिलती है। बट अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो तो वो इंटरेक्शन भी देखने को नहीं मिलती। तो both cation and anion contribute to molar conductivity of the electrolyte at zero concentration, and lambda naught is sum of molar conductivity of ion of the cation and that of anion at zero concentration। यहाँ पर ये आपका दे रखा है इसका फॉर्मूला।
यहाँ पर ये इसलिए क्यों दे रखा है, यहाँ पर आप इस चीज को एप्लीकेशन में समझ सकते हैं। ये थ्योरी किसके लिए यूज होती है, हमारे पास यूज होती है सिंपल जो अभी हमारे पास बोला है कि मोलर कंडक्टिविटी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकते हैं एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन बाय एडिंग द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच आयंस। तो के पॉजिटिव सीएल नेगेटिव की ऐड करेंगे। BaOH होल ट्वाइस में क्या है, एक्चुअल में यहाँ पर दो हाइड्रोक्साइड आयन है, दो हैं, तो यहाँ पर दो हाइड्रोक्साइड आयन हम यहाँ पर लिखेंगे, तो लैम्डा नॉट Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा नॉट OH नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारे पास इसका एक एप्लीकेशन भी होगा। सो नोइंग द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा नॉट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो शॉर्टकी डिफेक्ट किसी भी आयनिक सॉलिड में होता है। क्या होता है इसमें, हमारे पास जो एनायन है और कैटायन है, दोनों के दोनों मिस हो जाते हैं अपनी जगह से। एक पूरा सॉलिड होता है, उसमें एक कुछ बहुत सारे Na पॉजिटिव में मान लेते हैं, बहुत सारे Cl नेगेटिव में, तो बहुत सारे Cl नेगेटिव और कुछ बेसिकली बहुत सारे नहीं, कुछ Na पॉजिटिव कुछ Cl नेगेटिव जो है वो गायब हो जाते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं। किससे, क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल के कहीं चले जाते हैं। क्या बना देते हैं, वेकेंसीज बना देते हैं। फिगर यहाँ पर नहीं रहा है। इट मीन्स क्या होता है, जो वेकेंसी क्रिएट हुई वो किसके थ्रू हुई, कैटायन के थ्रू हुई। वो हमेशा एकम्पनीड होगी बाय लॉस ऑफ एनायन। क्यों होगी, ताकि हमारा जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मान लीजिए NaCl है, उसमें 100 Na पॉजिटिव और 100 Cl नेगेटिव है उस सॉलिड में, Na के एटम्स, ठीक है। अब एक Na पॉजिटिव गया तो एक Cl नेगेटिव भी जाएगा, ताकि टोटल चार्ज जो है वो जीरो रहे, न्यूट्रल रहे, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है, यहाँ पर हमारे पास जो आयनिक, बेसिकली हमारे पास जब भी कोई आयन है वो अपनी पोजीशन से हट के बाहर नहीं जाएगा। शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या हो रहा था, अपनी जगह से हट के सॉलिड से ही बाहर चला गया, लेकिन यहाँ पे अपनी जगह से हटके किसी और की जगह पर चला गया, जिनको हम ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल पोजीशन बोलते हैं बिटवीन लैटिस पॉइंट। तो किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन पर चला गया जहां पर उसे बैठना चाहिए था, अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा, किसी और की कुर्सी पर वो जाके बैठ गया। शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होता है, वो अपनी कुर्सी से उठ के ऑफिस से ही बाहर चला जाता है। तो ये होता है डिफरेंस शॉर्टकट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में। तो क्या होता है, अब आप यहाँ पर खुद ही देख पा रहे हैं, क्या आयंस डिक्रीज होंगे, द आंसर इज यस। मास डिक्रीज होगा, हाँ सर आयंस डिक्रीज होंगे तो कुछ मास जाएगा, तो मास डिक्रीज हो गया। तो हमारे पास वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहती ही है, तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अगर डिक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ आयंस जो मिस हो रहे हैं, क्या वो बाहर जा रहे हैं, नहीं सर वो बस अपनी कुर्सी चेंज कर रहे हैं। तो क्या मास में चेंज आएगा, द आंसर इज नो। अगर मास चेंज नहीं आएगा तो डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो दैट्स हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट हमें डिराइव करना है रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर गैस रिएक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले डेल्टा H इज इक्वल टू दे रखा है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होता है। यहाँ पर इन केस ऑफ गैसेस में वॉल्यूम निगलेक्ट नहीं करते, क्योंकि भाई जो गैसेस होती है उनकी वॉल्यूम काफी कंसिडरेबल होती है, काफी ज्यादा वो फैल जाती है ना गैसेस, तो इसी वजह से कंसिडरेबल करते हैं। तो V2 माइनस V1 यहाँ पर हमने करा। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस फेज रिएक्टेंट की, V2 क्या है, प्रोडक्ट की। अब यहाँ पे अगर मैं PV इज इक्वल टू NRT लगाऊं तो क्या बोल सकता हूँ, PV1 इज इक्वल टू N1RT, बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्या PV2 इज इक्वल टू N2RT बोल सकता हूँ, द आंसर इज यस। तो क्या यहाँ पे डेल्टा H को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा U प्लस N2RT माइनस N2R1 N1R1, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डेल्टा U ले लिया मैंने प्लस RT कॉमन ले लिया N2 माइनस N1, और इसी N2 माइनस N1 को हम बोल रहे हैं डेल्टा Ng। डेल्टा Ng इस सिंपली हमारे पास कितना चेंज इन हमने करा गैशियस मोल्स में। N2 क्या है, गैशियस मोल्स किसके, प्रोडक्ट के, आप यहाँ पर देख सकते हैं N2 मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट, N1 क्या है, मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब इसका आ गया डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। नेक्स्ट हमें बताना है एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द फॉलोइंग, अमोनिया पर। तो अमोनिया क्या लिया है, एक्सेस में लिया है, तो हमें मिल जाएगा अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस। देन फॉस्फोरस की सिंपल रिएक्शन कराएंगे विद क्लोरीन, सो वी विल गेट PCl3। बैलेंस करने के लिए 6 और 4 यहाँ पर लगा देंगे, तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी। नेक्स्ट बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। द फर्स्ट वन वी हैव इज chalcopyrite, that is CuFeS2। देन कैलामाइन इज सिंपल जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट हमें शो करना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 टाइम। तो ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो टू प्रूफ करना है वो मैं लिख देता हूँ कि T99.9% इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ T90%, ये करना है। तो सबसे पहले एक रिएक्शन ले लेता हूँ, लेट अ रिएक्शन बी रिएक्टेंट गिविंग मी प्रोडक्ट एट T इज इक्वल्स टू 0 पर मेरा इनिशियल रिएक्टेंट ए होगा, फाइनली क्या होगा, सॉरी सर इनिशियली प्रोडक्ट तो 0 होगा। एट T इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं 90% की बात कर लेता हूँ, हाँ सर क्योंकि पहले 90% होगी। तो मुझे बताइए, अगर मेरे पास T इज इक्वल्स टू T90 लिखता हूँ यहाँ पर तो बेटर रहेगा। एट T इज इक्वल्स टू T90, अगर मेरी 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अगर मेरी
90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा? सर अगर 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई मतलब 90% रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, बचा कितना? 10% बचा। हाँ सर 10% बचा, तो 10% ऑफ ए कितना आ जाएगा? 0.1। क्या ये बात समझ में आई कि 10% ऑफ ए मेरे पास बचेगा जब मेरी रिएक्शन 90% कंप्लीट हो जाएगी, इस टाइम पर 10% रिएक्टेंट बचा होगा और 10% ऑफ ए कितना आ गया? ठीक है। तो क्या यहाँ पर मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूँ के टी 90, या साइड में कर दें इक्वेशन क्योंकि यहीं पर फिर आगे वाला भी कर लेंगे। के टी 90 इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ इनिशियली क्या कॉन्सेंट्रेशन थी? ए, फाइनली क्या हो गई सर? 0.1 अपॉन सॉरी 0.1 ए, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा ऊपर 10 आ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा T90 बराबर 2.303 बाई के लॉग 10। यही आएगा या नहीं? यस सर। लॉग 10 क्या होता है? 1। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ खुद। यस सर, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब वहीं पर मैं बात करूँ T इज इक्वल टू T 99.9%। अगर 99.9% रिएक्शन हो गई तो प्रोडक्ट सॉरी तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा? सर 0.01% बचा होगा। प्रोडक्ट हमारा 0.01% ही तो बचा होगा, तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ? ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई। द आंसर इज यस। तो यहाँ पर मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, किसकी? अपने 99.9% पे। तो यहाँ पर एक चीज आई थिंक ये 0.1%, हाँ ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे बेसिक से देखते हैं, अगर 99.9% रिएक्शन हो गई तो बची कितनी है? 0.1% बची है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 0.1% ऑफ ए, यही हो जाएगी। तो अगर ये मैं निकालूं तो क्या ये 0.1 इंटू ए डिवाइड बाय नीचे 100 आ जाएगा, और 0.001 ए होगा या नहीं? बोलिए यस सुनो। यस सर। तो आपने बताया कि 99.9% रिएक्शन हो गई, मतलब 0.1% रिएक्शन बची है, तो 0.1% किसका? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, तो वो यहाँ पर निकाला है। अब वो आया है 0.001 ए, तो के इंटू टी 99.9 इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के लॉग ऑफ इनिशियली ए, फाइनल 0.001 ए। तो यहाँ पर हटाया पॉइंट, ऊपर आ जाएगा 1000। क्या 1000 को 10⁻³ लिख दूं? द आंसर इज यस। तो ये मेरे पास आ जाएगा T99.9 इक्वल टू, अच्छा यहाँ से पहले मैं के हटा दूं क्योंकि डिनोमिनेटर में लिख दिया ना, 2.303 बाई के लॉग 10⁻³ प्रॉपर्टी याद है लॉग की? हाँ सर, यहाँ पे पीछे मल्टीप्लाई में ले आइए, और log 10 क्या हो जाएगा? log 10 हमारे पास हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर इंटू 3। अब ये इक्वेशन में रखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, और आप बोल देंगे T99.9 इज इक्वल्स टू T90 इंटू 3 के इक्वल आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको प्रूफ कर लिया है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें कन्वर्ट करना है इथाइल ब्रोमाइड को किसमें? इथाइल आयोडाइड में, ठीक है। और दूसरा इथाइल फ्लोराइड नहीं, इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल फ्लोराइड में। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। बेसिकली ये हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन हो जाएगी नीचे वाली, और ऊपर वाली आई थिंक फिंकलस्टीन हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ Na एसीटोन में रिएक्शन करा देंगे, एसीटोन एसीटोन, तो Na एसीटोन में, और ये नीचे AgF से करा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले फिंकलस्टीन है हमारे पास। फिंकलस्टीन में क्या हुआ है? Na एसीटोन ले लिया है, NaCl प्रोडक्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर AgF या फिर Hg2F2 AsF3 SbF3 कुछ भी ले सकते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन में। तो दिस इज अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव टू एक्सप्लेन लिंकेज आइसोमेरिज्म्स इन कॉम्प्लेक्सेस विद वन एग्जांपल। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है? जैसे बात करें कोई हमारे पास लिगेंड है, एक लिगेंड में क्या एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे OH नेगेटिव में एक से ज्यादा है, NO2 नेगेटिव में एक से ज्यादा है, H2O में एक से ज्यादा है, तो हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक लिगेंड है, उसमें एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है। नाउ द पॉइंट इज, एक से ज्यादा एटम्स तो प्रेजेंट है, बट एक से ज्यादा एटम जो है बेसिकली दो एटम, दे आर केपेबल ऑफ डोनेटिंग लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या है? जैसे नाइट्रोजन है और दो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक नाइट्रोजन कर सकता है, दोनों में एबिलिटी है। तो इसका मतलब ये तो बाइडेंटेट होने चाहिए थे। द आंसर इज नो, कि ये बाइडेंटेट नहीं होते। क्यों नहीं होते बाइडेंटेट? बाइडेंटेट ये तब होते अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेम टाइम पर सेम मेटल को हमारे पास लोन पेयर डोनेट करते, बट ये ऐसा नहीं करते। इनके पास क्या है? दो डिफरेंट डोनर एटम तो हैं, पर एक टाइम पर सिर्फ एक ही बंदा लोन पेयर डोनेट करेगा। एक टाइम पर एक ही एटम लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा। इस बात का ध्यान रखें कि एक एटम एक टाइम पर एक एटम ही लोन पेयर डोनेट करेगा, मतलब या तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। कर दोनों सकते हैं पर एक करेगा, जिसकी वजह से ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, कि दे आर
एम्बिडेंटेड, लेकिन भाई दोनों में कैपेबल, दोनों हमारे पास एबल टू डोनेट है, दोनों में एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, बट नहीं कर रहा है ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट रीजन। तो यहाँ पर इसका अभी हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे नाइट्राइट आयन है हमारे पास, क्या है, दो डोनर एटम्स हैं, तो यहाँ पर ये दो आइसोमर्स शो करता है, ये आप देख सकते हैं, और ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर जा रहा है, और दिस वन इज शोइंग कि ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट हो रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम भी दिखाऊं तो इट इज लाइक दिस। तो यहाँ पे NO2 ये होता है बेसिकली हमारे पास, या बेटर टू ड्रॉ सिंपल वाला, ये आ गया। तो यहाँ पे एक बार नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है अपना लोन पेयर किसी भी मेटल को, और एक केस में ऐसा होगा कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा किसी भी मेटल को। तो ये होता है हमारे पास इसमें दैट इज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रो कॉम्प्लेक्स में एक में CON बॉन्ड है और अदर वाले में COO बॉन्ड। तो दीज आर लिंकेज आइसोमर्स। आई होप ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट बताना है एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी SOCl2 दैट इज थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिल जाता है कार्बोनाइल क्लोराइड या फिर असाइल क्लोराइड, सिंपल सी बात है। साथ में SO2 रिलीज होती है HCl। बट अगर हम रिएक्शन कराएं P2O5 से, तो P2O5 इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो यहाँ से वो पानी निकाल लेगा और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से अटैच हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगी एनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको एसिड एनहाइड्राइड मिल जाएगी, हीट करेंगे P2O5 इन सबकी प्रेजेंस। नेक्स्ट बैलेंस केमिकल रिएक्शंस लिखनी है ऑन द फॉलोइंग रिएजेंट की। कार्बोलिक एसिड है हमारे पास, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। तो ब्रोमीन वाटर मतलब Br2, और वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हाईली एक्टिवेटेड हो जाता है और यहाँ पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल हमें प्रोडक्ट में मिलता है। नेक्स्ट अगर हमें रिएक्शन करानी है कॉन्सेंट्रेटेड से, तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के केस में हमें मिलता है पिक्रिक एसिड, और वहीं अगर डाइल्यूट लेते तो ऑर्थो और मेटा वाले डेरिवेटिव मिलते। तो फिनॉल रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ टू फॉर्म 2,4,6 ट्राई ब्रोमो ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो बैलेंस करने के लिए 3H2 यहाँ, 3HBr यहाँ पर आ गए। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर सेक्शन नंबर सी, नॉट सेक्शन नंबर, उनकी सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सेक्शन सी अपना स्टार्ट कर दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। एल्डिहाइड सबको पता है क्या होते हैं, यहाँ सर पता है। कीटोन पता है सबको क्या होते हैं, यहाँ सर पता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड हो जाए या कोई कीटोन हो, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सर अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, सबसे पहले बताइए। क्या आप सभी को पता है यहाँ पर C डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल ग्रुप होता है, हाँ सर। इसके इधर हो सकता है HO, हो सकता है CH3, हो सकता है CH2, कुछ लगाओ डिपेंडिंग अपॉन क्या है, ठीक है। तो जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके जस्ट बराबर वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। उस पर अगर हाइड्रोजन मौजूद हो तो उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं सर, दो। तो ये बन गए दो अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए कंडीशन, कि भाई उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। फिर हम उनकी रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, और हमारे पास वो बेसिकली एज अ कैटलिस्ट यूज करता है और हमें मिलता है फाइनली बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का क्या मतलब है, सो अगर यहाँ पर बताऊं तो ये मेरे पास जो है C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, यहाँ H लगा, इसके बराबर वाला अल्फा कार्बन, अल्फा के बराबर में होता है बीटा, बीटा के बराबर में होता है गामा। तो यहाँ ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो बीटा पर क्या लगाया, OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। सो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमारे पास बन जाता है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को दिखा सकते हैं। सो एल्डोल फॉर्म कहाँ से होता है, फ्रॉम एल्डिहाइड के पास जो अल्फा हाइड्रोजन है अंडरगो सब्सिक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो एट द एंड हम पानी निकालते हैं। अगर मैं इसको फर्दर हीट कर दूं तो मेरे पास मुझे मिल जाता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैं जैसे इसको हीट करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास CH डबल बॉन्ड CrCHO। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको हीट करूंगा ये OH और ये H रिलीज हो जाएंगे, वाटर रिलीज हो जाएगा, एंड आई विल गेट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये अल्फा ये बीटा बन जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। क्या ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो ये होती है हमारे पास सिंपल सी एल्डोल। इसके बारे में लिख देंगे, चाहे तो ये जनरल रिएक्शन लिख दिएगा, पूरी कहानी लिख दिएगा। होता क्या है भाई, बेस से रिएक्शन करते हैं। मैकेनिज्म चाहे तो मैकेनिज्म भी वैसे लिख सकते हैं। लेट मी ट्राई कि मैं मैकेनिज्म यहाँ पे बता पाऊँ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर जो अल्फा एच है वो चला जाएगा, वो अल्फा एच चला जाएगा, तो मेरे पास जो मुझे बन जाएगा वो ये बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप में बेस रिएक्ट करके ये कर लेगा, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो बना है आपका ये इसी के दूसरे मोल से रिएक्ट करेगा, ये इसी के दूसरे मोल से रिएक्ट करेगा और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। फिर पानी डालेंगे, ऊपर शिफ्ट जैसे ही होगा क्या यहाँ नेगेटिव आएगा, जैसे ही मैं पानी डालूंगा यहाँ पर पानी से H+ ले लेगा ये। तो क्या बन जाएगा, मैं जल्दी से बस बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इधर से देखिए RCH2, C ऊपर लग गया OH,
H एज इट इज था, देन यहाँ पे क्या लगा CH, नीचे R और ये CHO। आप जैसे ही वो करेंगे हीट इसको तो ये OH और ये H चले जाएंगे, तो ये हमारा मैकेनिज्म रहता है। नेक्स्ट बात करनी है हमें लैंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या होता है, मैं अगर एक इसको समझाऊं जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी समझा है, इसमें भी दोबारा समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर शेल होते हैं, हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अभी मैं एक एक इलेक्ट्रॉन करके दिखा। न्यूक्लियस जो है क्या करेगा सर, न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो अब आउटर मोस्ट वाले शेल पे जरा फोकस करिए, क्या न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, हाँ सर अपनी तरफ खींच रहा होगा। मुझे बताइए जितनी ताकत के साथ, जितने फोर्स के साथ न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, क्या उतना क्लोज इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हाँ सर। अगर ये आउटर मोस्ट शेल है, तो अगर आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्लोज आ गया, तो क्या मेरा साइज छोटा नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अगर ये इसको तेजी से खींचेगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस अपने आप पूरी कोशिश से खींच रहा था, बट क्या अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब में होते हैं। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या इसको रिपेल नहीं करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल, हाँ। तो न्यूक्लियस जो अपनी तरफ खींच के साइज छोटा करना चाह रहा है, वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कहेंगे भाई तुम बाहर जाओ। तो जो न्यूक्लियस जितना चाहता था उतना फोर्स नहीं लगा पाता। कितना फोर्स चाहता था, वो चाहता था कि भाई मेरे पास अगर इसका एटॉमिक नंबर 21 है तो इसमें 21 प्रोटॉन होंगे, तो ये चाहता था कि भाई मैं 21 प्रोटॉन का फोर्स लगा के खींचूं। पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहेंगे नहीं भाई, आप 21 प्रोटॉन का फोर्स तो लगाओगे, हम कुछ इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो आपके पास जो पावर बचेगी वो कुछ 17-18 ऐसे प्रोटॉन की पावर बचेगी, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। ये बात हुई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ ये रिपल्जन जो है वो वीक है, जो रिपल्जन है वो पुअर है, तो क्या होगा सर, अगर रिपल्जन पुअर है तो अल्टीमेटली अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और अगर अल्टीमेटली अट्रैक्शन ज्यादा हो तो क्या होगा, तो सर साइज छोटा हो जाएगा। सो दैट्स इट अबाउट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड्स में क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल करते हैं, 4f में, 4f1 4f2 4f इन सब में। और जो f सबशेल है उसको हम बोलते हैं उसकी अच्छा, ये जो रिपल्जन आपको देखने को मिल रही है इसको ही हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये होती है शील्डिंग। और जो हमारे पास 4f है उसकी पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग का मतलब पुअर रिपल्जन होती है। तो अगर रिपल्जन मुझे बताइए कम कर रहे हैं 4f के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वालों को, तो साइज क्या होगा। तो सर अगर रिपल्जन कम हो रही है मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज छोटा हो जाएगा। बाकी दूसरी वीडियो में आप देखेंगे वहां पर मैंने जेड इफेक्टिव का कंसेप्ट भी समझा है, जेड माइनस सिग्मा से, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। जितना कम सिग्मा उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतनी तेजी से खींचेगा, उतना छोटा साइज हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एज वी मूव अलोंग द लेंथेनॉइड सीरीज क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में, दिस स्टेडी डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई कॉल्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जैसे हम मूव करेंगे एक एलिमेंट से अनदर पे, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, यूनिट बाय यूनिट एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो इसको आप रीड कर लिएगा यहाँ पर, फिर आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर चार्ज है वो पुअरली ओरिंग ड्यू टू देयर डिफ्यूज नेचर। तो 4f के इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड करते हैं ईच अदर को फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज पुअरली, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की बात आ गई। तो इस तरीके से यू कैन रीड। नाउ वी हैव टू राइट सिमिलैरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो क्या सिमिलैरिटी है, दोनों ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दोनों में ही f ऑर्बिटल्स बढ़ रहे हैं, एक में 4f एक में 5f, बिल्कुल सही बात है। आयनिक रेडियाई का ऑफ द एलिमेंट्स इन बोथ द सीरीज क्या होता है, डिक्रीज होता है जैसे ही जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन बोथ द सीरीज इज लो एंड आर सेड टू बी हाईली रिएक्टिव। तो दोनों एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड जो होते हैं वो काफी ज्यादा रिएक्टिव लोग होते हैं। Then nitrates, perchlorates and sulfates of all the elements are soluble while the hydroxide fluorides are insoluble। तो ये कुछ similarities हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, एक मोल हमें जो भी सब्सटेंस है वो बनाना है, मीथेनॉल का एक मोल बनाना है। कहाँ से बनाना है, उसके एलिमेंट से, हाँ सर कार्बन है इसमें, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और उनकी जो फॉर्म है वो वाली फॉर्म लेनी है जिसमें वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मुझे बताइए कार्बन है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सर कार्बन ग्रेफाइट डायमंड वगैरह सब में करते हैं। तो यहाँ पर हम कार्बन की ग्रेफाइट स्टेट को मानते हैं उसकी स्टैंडर्ड स्टेट, तो यहाँ पे बात होती है स्टैंडर्ड स्टेट की। हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलती है सर, H2 गैस। ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलती है सर, O2 गैस। तो अगर मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है क्योंकि मुझे एक ही मोल बनाना है, दिस इज व्हाट आई हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मोल बनना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। तो एक मोल किसी भी चीज का हम बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, उसके एलिमेंट से, और उसके एलिमेंट्स कहाँ पर हैं, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो हमारे पास जो भी उस रिएक्शन का डेल्टा H होगा वो हमारे पास डेल्टा H फॉर्मेशन कहलाएगा। किसका, डेल्टा H0 फॉर्मेशन किस चीज का, उसका उसी सब्सटेंस का, ठीक है। तो ये मेरी डिजायर्ड रिएक्शन है, ये मुझे बनानी है, किससे बनानी है, इन 3 रिएक्शंस की मदद से बनानी है, बहुत सिंपल तरीके से बनानी है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में क्या, मीथेनॉल रिएक्टेंट साइड में और हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट साइड में। तो फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, जैसे ही आपने फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करा, क्या इसका डेल्टा H पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन को आपने रिवर्स कर दिया, फिर आप क्या करिए, आप देखिए
कार्बन ग्रेफाइट आपको रिएक्टेंट साइड में चाहिए, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये एज इट इज रहेगी। थर्ड में आप देखेंगे यहाँ पे H2 तो चाहिए आपको, बट यहाँ पे 2H2 चाहिए, 2 मोल्स चाहिए H2 के। तो आप क्या करिए, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा H होगा उसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब फाइनली जब आप इस रिवर्स रिएक्शन को इस रिएक्शन के साथ और इनटू 2 वाली रिएक्शन के साथ ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैं जल्दी से एक चीज लिख के दिखा दूं, CO2 प्लस H2O के 2 मोल इज गिविंग मी 3/2 O2 प्लस CH3OH। इसका डेल्टा H आपके सामने है। कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 विल गिव अस CO2। देन फाइनली 2H2 प्लस O2 विल गिव मी H2O। तो यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे, जैसे ही मैं इन सभी को ऐड करूंगा, यहाँ पे अच्छा 2H2 होंगे। क्या होगा यहाँ पर, 2H2O से 2H2O कैंसिल, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल, क्या बचा, कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन गए, 2 ऑक्सीजन बन गए और 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिल गए। तो 2 हाइड्रोजन का काम हो गया, कार्बन का काम हो गया, पर यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 को आधा बनाना है, तो 3/2 है। तो 2 माइनस 1.5 क्या होता है, आधा होता है। तो ये इधर जब आएगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगी, अल्टीमेटली आपको यही रिएक्शन मिलेगी। तो अगर मैं इसको बताऊं तो आपको लिखना है +726 -393 माइनस, या फिर प्लस लिख लीजिए 2 इंटू -286। ये कैलकुलेट करिएगा, जो भी डेल्टा एच आएगा वो इसी रिएक्शन का होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में अच्छे से आई हो। नेक्स्ट हमें बताना है व्हाट हैपेंस व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद आयोडीन मोनोक्लोराइड। तो इथीन क्या होती है, CH2CH। आयोडीन मोनोक्लोराइड मतलब सर ICL। मुझे बताइए कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन क्लोरीन। सर ऑब्वियसली क्लोरीन है, इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव। तो कुछ नहीं करना, आप जो चाहें, जैसे आप याद कीजिए थोड़ा थोड़ा अपना HCl से रिएक्शन जब इथीन की होती है या किसी भी एल्कीन की रिएक्शन विद HX, वही है। यहाँ पर कुछ नहीं है, कहीं पर भी बॉन्ड शिफ्ट करा दिया, आप मान लीजिए यहाँ शिफ्ट करा दिया, तो आयोडीन इधर शिफ्ट करा दीजिए, Cl को इधर लगा दीजिए, तो आपके सामने बन जाएगा CH2CH2। एक जगह आप लगा दीजिए यहाँ पर Cl जहाँ पर पॉजिटिव है, और एक जगह लगा दीजिए I, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट यू हैव टू रिएक्ट की सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, तो SO3 आपकी बन जाएगी, बैलेंस इक्वेशन लिख दी। कॉपर को जब हम हीट करेंगे विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सो वी विल गेट कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस वाटर। तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड यूनिट सेल प्रेजेंट। हमें यहाँ पे कुछ मास दे रखा है नायोबियम का 0.5 ग्राम, BCC है, अच्छा ये BCC है, बहुत अच्छी बात है। डेंसिटी दे रखी है 8.55 एंड HLN दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली अपना सिंपल फॉर्मूला लगाकर, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम, किसी भी चीज के क्या होते हैं x, इंटू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू AQ। तो यही वैल्यूज है हमारे पास। x क्या है, मास कितना दे रखा है 0.5, n क्या है, बेसिकली BCC के लिए 2 होता है, डेंसिटी दे रखी है, a की वैल्यू हमें दे रखी है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा ये। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम, तो दैट विल बी सिंपल x डिवाइड बाय रो A³ आ जाएगा, या फिर मैं चाहूँ तो इसको भी डिवाइड कर सकता हूँ 2 से, तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। तो दैट्स हाउ वी विल कैलकुलेट दिस। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास हो गया, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए, यूनिट सेल निकाल लिए, तो ये सॉल्व एग्जाम्पल ये आपकी का। नेक्स्ट वी हैव टू राइट प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। कुछ नहीं है भाई, सुक्रोज को एसिडिक कंडीशन में आप रिएक्ट करा दीजिए वाटर के साथ, क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपकी आंखों के सामने नजर आ जाएगा, बहुत सिंपल। नेक्स्ट वी हैव टू डिफाइन नैनो केमिस्ट्री। क्या होती है भाई, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस। क्या होता है, डील करती है डिजाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स ऑफ नैनो स्केल। नैनो स्केल पता है ना, बहुत ही ज्यादा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोनिक लेवल पर जब बात करते हैं उसको हम नैनो चीजें बोलते हैं। 10⁻⁴ नैनो क्या होता है, 10⁻⁻⁹, या आई थिंक और भी छोटा होता है, -12। इसी कुछ ऑर्डर के बारे में जब हम बात करते हैं, विद डिफरेंट साइज, शेप, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इनटू फंडामेंटल आर्किटेक्चर। नैनो केमिस्ट्री किस लिए यूज होती है, कहाँ पे, केमिकल, फिजिकल, मटेरियल साइंस में, एज वेल एज इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट हैपेंस व्हेन वेपर्स ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स आर पास ओवर कॉपर मेटल। तो RCH2OH है, इसको जब हम कॉपर मेटल से पास कराते हैं हीट करके काफी ज्यादा, तो हमें सिंपल सा एल्डिहाइड मिल जाता है। जब बात होती है 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री के केस में कुछ नहीं मिलता हमें, मतलब कुछ मिलता है, वो मिल जाता है कीटोन। 3 डिग्री की बात करते तो अगर वो हमारे पास, हमें एट दैट टाइम हमें मिल जाती है बेसिकली एल्कीन। तो ये हमारे पास हो गया, तो इसके लिख देंगे कि भाई व्हेन वेपर्स ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल्स आर पास ओवर कॉपर मेटल वी विल गेट द करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, और ये रिएक्शन दिखा देंगे। नेक्स्ट 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ केन शुगर का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, हमें
फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है 5% ग्लूकोज सोल्यूशन का। सो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 5% एक्वस सोल्यूशन है केन शुगर का। केन शुगर का मोलर मास दे रखा है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें दे रखा है। तो सबसे पहले अगर मुझे डेल्टा टी एफ निकालना हो, क्या वो इक्वल हो जाएगा मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसको मैं 273 ही लेके चलता हूँ, -271। तो डेल्टा टी एफ मेरे पास यहाँ पर आ गया 2 केल्विन के। सबसे पहली चीज, अब मुझे 5% एक्वस सोल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब ये है 5 ग्राम केन शुगर, 5 ग्राम केन शुगर प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। और अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है, सोल्यूशन किससे मिलके बना होता है सर? सोल्यूशन हमारे पास बना होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। बिल्कुल सही बात है। क्या मुझे सॉल्यूट का मास मिल गया? यस सर, 5 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 95 ग्राम। तो मुझे यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया या नहीं मिल गया? यस सर, मिल गया। तो क्या यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स केन शुगर के लिख सकता हूँ 5 डिवाइड बाई 342? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मुझे मोलैलिटी निकालनी हो तो वो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, सॉरी वॉल्यूम नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्या ये मोलैलिटी आ जाएगी इसकी या नहीं? बोलिए यस और नो। यस सर, इसकी मोलैलिटी बिल्कुल सही निकाली है आपने, तो उसको M1 लिख लीजिए। हाँ सही है, M1 लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डेल्टा टी एफ मिल गया। अब दूसरी बात क्या बोली इन्होंने? यही बोला है कि 5 ग्राम ग्लूकोज सोल्यूशन का हमें टी एफ बताना है। तो ग्लूकोज के अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँ, तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? 5/180। यस सर। क्या उसकी मोलैलिटी भी सेम इसी तरीके से निकाली जा सकती है? M2 दैट इज 5/180 इंटू 1000 डिवाइड बाई 95। हाँ सर, सेम ही केस होगा, बिकॉज 5 ग्राम ग्लूकोज तो 95 ग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा आपका वही 95 ग्राम सॉल्वेंट। हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इस वाले को मैं डेल्टा टी एफ में लिख रहा हूँ। किसके इक्वल है? के एफ इंटू M1 के। किसके इक्वल है ये? 2 के। डेल्टा टी एफ टू जो हमें नहीं पता वो इक्वल है के एफ, तो सेम रहेगा क्योंकि सॉल्वेंट क्या है? एक्वस सोल्यूशन है, तो वाटर ही है। तो वाटर है हमारे पास, तो हमें के एफ सेम मानना ही होगा, तभी आंसर भी होगा। ये नहीं पता हमें, तो दोनों इक्वेशंस को करिए डिवाइड। दोनों इक्वेशन को करिए डिवाइड। क्या के एफ से के एफ उड़ जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। तो M1 बटे M2 क्या इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन डेल्टा टी एफ टू को मैं ले रहा हूँ एक्स, एक्स के। हाँ सर। अब मोलैरिटी की अगर वैल्यूज में डालूं तो ये क्या हो रही है? दोनों आपस में डिवाइड हो रही है। तो आप देखिएगा क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है यहाँ से। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। M1/M2 किसके इक्वल आ जाएगा? M1/M2 बताइए सर। M1/M2 आपकी आंखों के सामने इक्वल आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 180, नीचे आ जाएगा 342। तो ये हमारे पास इक्वल आ रहा है 180/342 का। तो यहाँ पर 180/342 इक्वल हो गया मेरे पास 2 अपॉन एक्स के। एक्स क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर, और कैंसिल कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा आपका 171। तो और जा रहा है क्या है? हाँ 3 से जा रहा है, 315, 3 यहाँ पर आएगा 5 और 2 तो 57। तो 15 हमारे पास आ रहा है, यही आ रहा है। हाँ सर। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको मिल रहा है ये लगभग, अच्छा 3 से एक और बार जा रहा है, तो 3 5 जा 3 19 जा है ना? हाँ 19 जा। तो ये आपके पास आ जाएगा 4.8 केल्विन के इक्वल। अब आपको क्या निकालना है सर? आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो ये किसके इक्वल होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 273 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आएगा, हाँ इसका कोई भी हमारे पास जो भी टी एफ होगा, तो टी एफ उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो टी एफ की वैल्यू आ जाएगी 273 माइनस 4.8 दैट विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट एज 268 से थोड़ी सी ज्यादा, दैट इज 268.2 केल्विन। तो इस तरीके से आप इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं बहुत इजीली, कम कैलकुलेशन के थ्रू। बस वैल्यूज थोड़ी सी ध्यान से पुट करनी है। जहां आप चाहें तो भाई, इंसान चाहे तो मोलैलिटी पहले निकाले, 0 पॉइंट आपकी इसकी आएगी मोलैलिटी 0.154, उससे आप के एफ निकालिए, वो आपको आएगा 13.97। फिर उससे आप अलग अलग चीजें निकालिए, आप उससे फिर डेल्टा टी एफ निकालिए एंड सो ऑन, ये आप करते रहिए, तब आपको जाके कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो उस तक पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा। तो 4 आई थिंक, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास इसी के लगभग आंसर आएगा 268 269 के आसपास। एक बार आप प्लीज कैलकुलेशंस पर जरूर नजर मार लीजिएगा, हो सकता है कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई। अच्छा एक और पार्ट था यहाँ पर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट करनी है रिएक्शन को। तो कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर क्या होगा, इसकी वो हो जाएगी रिडक्शन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री अमीन में। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अमीन में, और वैसे शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाटर रिलीज हो जाएगा, तो ये रिएक्शन भी कंप्लीट होगी। तो दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। कुछ नहीं होता भाई, प्रोटीन का सभी को पता है नॉर्मल प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। जब वो स्ट्रक्चर अगर किसी भी प्रोटीन को हम एक्सपोज कर दें हाई टेम्परेचर या किसी एसिड बेस या किसी और ऐसी चीज के साथ जिससे कुछ वो इंटरेक्शन कर ले, तो जो प्रोटीन का शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है।
तो इसी को बोलते हैं हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या है ये? प्रोसेस है बाय विच मॉलिक्यूलर शेप ऑफ प्रोटीन चेंजेस विदाउट ब्रेकिंग द अमाइड बॉन्ड। जो बॉन्ड होता है हमारे पास CONH बॉन्ड होते हैं, जिसको हम पेप्टाइड या अमाइड बॉन्ड बोलते हैं, वो एकदम सेम रहता है, दैट फॉर्म द प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और हमने एक इसकी और वीडियो जो PYQ की बनाई उसमें भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो वहां पर भी आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं जाके बाकी वीडियो जब आप देखेंगे। देन डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्सवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है भाई। CH3COH है, किसमें ब्रेक होगा? इसमें होगा, सबको पता है। T इज इक्वल टू 0 पर कॉन्सेंट्रेशन हमने ली है कुछ C। इनिशियली क्या प्रोडक्ट बनेगा? ध्यान से लिखना। जैसे जैसे रिएक्शन होगी क्या कुछ डिसोसिएशन होगी। हाँ सर, मान लिया हमने एक्स मोल्स टूट गए, एक्स मोल्स टूट गए, तो यहाँ पर एक्स मोल्स इसके बनेंगे, एक्स मोल्स इसके बनेंगे, सिंपल स्टोइचियोमेट्री। तो अब एक चीज हम डिफाइन करते हैं जिसको अल्फा बोलते हैं, दैट इज एक्स अपॉन सी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितने हुए? एक्स। इनिशियल मोल्स कितने थे उससे डिवाइड कर देंगे, दैट इज सी से। तो x बराबर सी अल्फा आ गया, सब जगह पुट करेंगे, के की वैल्यू डालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव इंटू H प्लस, एंड देन ये निकालेंगे। और एक चीज अब यहाँ पे हमें मान लेनी है कि 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 1 की। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात ये वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब बहुत कम डिसोशिएट होगा। सर बहुत कम का मतलब तो बताइए कितना कम? तो बहुत कम का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, अगर आपने इनिशियली 1 मोल लिया CH3COH का, तो एट इक्विलिब्रियम वो 1 मोल में से सिर्फ और सिर्फ 0.01 मोल ही टूटेंगे। तो क्या डिग्री ऑफ या नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बहुत कम नहीं हो जाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल बहुत कम हो जाएंगे। तो ये है हमारे पास, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा कम डिसोसिएट होंगे। और यहाँ पे बेसिकली आएगा C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे C अल्फा इंटू सी अल्फा, एक सी से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये C अल्फा स्क्वायर बचेगा और ये हो जाएगा खाली C अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम चाहें तो अब क्या निकालना है, हम चाहें तो अल्फा बोल सकते हैं इज अंडर रूट KA/C। और एक और चीज यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं 1 मोल की वॉल्यूम V। तो हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन किसकी इक्वल होती है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर मोल्स की वैल्यू 1 डाल दूं तो क्या ये बन जाएगा सर? तो यही हम बोलते हैं यहाँ पर, अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स 1 ली है तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है और वॉल्यूम एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो दैट्स हाउ वी विल कैलकुलेट दिस ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। नेक्स्ट डिफाइन करनी है नैनो टेक्नोलॉजी। क्या होती है भाई? क्या है नैनो टेक्नोलॉजी? इज सिंपली द डिजाइन, characterization, production and application of structures, device and system by controlling shape and size at nanometers के लिए। इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई, लिखनी है बस, याद करके एग्जैक्टली लिख दिएगा। नेक्स्ट वी हैव टू राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखते हैं एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। सबसे पहला है हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर आप इस सीरीज में देख सकते हैं, ये सारे के सारे लेफ्ट साइड की स्पीशीज, ये है F2 AU पॉजिटिव, सारे के सारे हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। इस साइड हम देखें और ये पूरी हमारी सीरीज हो गई। और यहाँ पर जो राइट साइड वाली हैं वो भी क्या है हमारे पास? तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे जैसे अबव द ग्रुप आ रहा हूँ मैं, जैसे जैसे ऊपर आ रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट हुई ये सीरीज? यहाँ से Li पॉजिटिव से शुरू हुआ हुआ ऊपर आया SN4 पॉजिटिव, फिर उससे ऊपर गया, देन कॉपर ये, और जैसे ही मैं यहाँ तक आया तो वैसे वैसे मेरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। स्ट्रेंथ किसकी बढ़ रही है? ऑक्सीडाइज होने की। तो यहाँ पे जितनी भी लेफ्ट साइड में ये सारी स्पीशीज हैं, यहाँ पे सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन। अब जब हम बात करें इस साइड में, तो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अगर मैं नीचे जा रहा हूँ, तो अगर नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की स्ट्रेंथ बढ़ रही है या ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, तो क्या चीज डिक्रीज हो रही होगी? रिड्यूसिंग पावर, ऑब्वियसली। तो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ वैसे यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर आने में ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या डिक्रीज हो रही होगी? रिड्यूसिंग पावर। तो इसका मतलब सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? सर हमारे पास सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम। तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी। तो ये है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पीशीज जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ रिएक्शंस हैं, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ई नॉट वैल्यू क्या होती है इसके बारे में लिखा हुआ है। ई नॉट वैल्यू क्या बताती है? कि सब्सटेंस जो है वो मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लार्जर जितनी ई नॉट वैल्यू हुई उतना बढ़िया हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट बात करें रिड्यूसिंग एजेंट होने की। स्ट्रेंथ, relative strength बेसिकली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। half reactions at the bottom of the table with large positive E naught values have a little or no tendency to occur in the forward direction as written, they tend to follow the reverse direction। तो यहाँ पे जो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इन रिएक्शंस को बोला गया है कि भाई ये Li पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Li नहीं बनना चाहता,
क्यों नहीं बनना चाहता? खुद क्या हो रहा है मुझे बताइए, खुद क्या हो रहा है? अगर Li+1 में था, अब 0 में आ रहा है, तो Li क्या हो रहा है? Li हमारे पास रिड्यूस हो रहा है। तो क्या Li खुद रिड्यूस होना चाहेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज ये क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अगर इसी रिएक्शन को आप रिवर्स कर दीजिए और आप उसका ई नॉट लिखेंगे, तो यही ई नॉट आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो इट फॉलो दैट द स्पीशीज अपीयरिंग बॉटम जो है वो राइट साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन एसोसिएटेड विद लार्ज नेगेटिव वैल्यूज आर इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनर्स। देन यहीं पर ये बात कर सकते हैं, दे सर्व एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारे पास है कुछ इसके एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमें बात करनी है केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप। हमें क्या करना है? ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। कुछ नहीं करो भाई, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। जैसे ही आप दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, और इससे सॉरी इससे ये कैंसिल नहीं, इससे ये ऐड हो जाएगा। NO2 और NO2 ऐड होकर 2NO2 बना लेंगे। फ्लोरीन से फ्लोरीन कट जाएगा, तो ये इक्वेशन आपकी ओवरऑल बन जाएगी। दैट इज ये जो आपकी बुक में भी दी हुई है। नेक्स्ट आपको रेट लॉ लिखना है। तो रेट लॉ हमेशा वहां से लिखते हैं जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो K इंटू NO, क्या स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है? 1 इंटू फ्लोरीन की पावर 1। तो ये आपका रेट लॉ आपके सामने आ गया। अब आपसे पूछा गया है कौन इसमें जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो कोई इंटरमीडिएट कौन होता है? जो बीच का बंदा। बेसिकली रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? एक स्टेप में बना, दूसरे में कंज्यूम होके चला गया। जैसे बात करें कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन बन जाते हैं, फिर एंड में फाइनल प्रोडक्ट कुछ और बनता है ना। हाँ, तो कार्बोकेटाइन बना है, जैसे एल्कीन से हमने HX से रिएक्शन कराई, तो कार्बोकेटाइन बनता है, फिर आपका एल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो कार्बोकेटाइन फर्स्ट स्टेप में बना, दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो गया। वैसे ही F जो फ्लोरीन, नेसेंट फ्लोरीन एटम है, फर्स्ट स्टेप में बना, दूसरे में कंज्यूम हो गया। सो दैट इज आवर रिएक्शन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट बतानी है केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन की अगर पॉलीमराइजेशन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, तो यहाँ पे होमोलिटिक फिशन हो जाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों रखते हैं, एंड फिर आगे इन सोन ये चेन चलती रहती है बहुत लंबी। नेक्स्ट बताने इलास्टोमर क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप इनको इजीली रीड कर सकते हैं। इज अ प्रॉपर्टी बाय विच अ सब्सटेंस गेट स्ट्रेच्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड रीस्टोर्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिलीज ऑफ दैट फोर्स। जैसा कि आप जानते हैं रबड़ हमारे पास जो होता है, जो रबड़ में जैसे ही आप उसको खींचेंगे तो क्या होगा? स्ट्रेच हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स किसका? आपका। और जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो क्या उसने अपनी जो ओरिजिनल शेप थे वो वापस ले ली? ध्यान से यस। तो ये ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इलास्टोमर। इलास्टोमर जिनको हम इलास्टिक पॉलीमर्स भी बोलते हैं, उनके पास क्या होता है? वीक वंडर वाल इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जो क्या करता है? परमिट करता है पॉलीमर को टू बी स्ट्रेच। फ्यू क्रॉसलिंग भी होते हैं हमारे पास टू हेल्प द स्ट्रेच पॉलीमर टू रिट्रैक्ट, ताकि वो अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। एग्जांपल यहाँ दे रखा है, वोल्केनाइज्ड रबर, ब्यूनाइस, ब्यूनाइन, न्यूप्रीन। नेक्स्ट हमें टू पोस्टुलेट्स लिखने हैं वर्नर थ्योरी के। तो वर्नर साहब थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट दिया था टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही बढ़िया स्टेप इन्होंने लिया, उसी की वजह से आज हम ये पूरा चैप्टर पढ़ पाते हैं। वर्नर साहब अगर कोई स्टेप नहीं लेते तो चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। भले इनकी गलतियां थी, मतलब ये ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में कोई एकदम एक्यूरेट नहीं होता, अब भी चीज़ें एकदम एक्यूरेट नहीं है, बट वर्नर साहब का जो अटेम्प्ट था वो काफ़ी ज़्यादा कमेंडेबल था। तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट पॉस्टुलेट जो था, इन्होंने बोला जैसे कि मेटल सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास जो है, जैसे मेटल सॉल्ट क्या ले लिए? NaCl ले लिए, मेटल सॉल्ट है। हाँ, जो मेटल सॉल्ट होती हैं उनमें क्या होता है? एक एनायन, एक कैटायन, एक एनायन होता है। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन होता है। बट हमारे पास इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? दो तरीके की वैलेंसी होती है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं +1 सोडियम की वैलेंसी, -1 क्लोराइड की वैलेंसी या क्लोरीन की वैलेंसी। बट यहाँ पर जो हमारे पास वो होता है, तो कॉम्प्लेक्स इसमें इसमें हमारे पास दो तरीके की वैलेंसीज होती हैं, एक आयनाइजेबल, एक नॉन आयनाइजेबल। आयनाइजेबल वाले को उन्होंने बोला प्राइमरी, और नॉन आयनाइजेबल वाले को बोला सेकेंडरी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बाहर ये लगाओ, मैं ऐसे एक हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, ये मेटल है कोई, SO4, अंदर NH3 है 4, ऐसा कुछ ले लीजिए। तो यहाँ जो बाहर वाला है, जो क्लोरीन है, बेसिकली ये क्या होगा? आयनाइजेबल हो जाता है। हमें पता है पानी में डालने पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, तो ये आयनाइजेबल है। और अंदर जो सल्फेट की वजह से जो चार्ज आ रहा है, दैट इज नॉन आयनाइजेबल। Then second postulate था इनका, ionizable sphere consists of entities which satisfy the primary valency of the metal। तो जो हमारे पास ionizable sphere होता है वो किसके कंसिस्ट करता है? प्राइमरी वैलेंसी, मतलब जो सिंपल वैलेंसी होती है। और वो किससे सेटिस्फाई होती है? ऑब्वियसली एनायन से। पॉजिटिव चार्ज को किससे आप सेटिस्फाई करेंगे? मेटल के से नेगेटिव चार्ज से। तो ये हो गया वॉर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट। नेक्स्ट इस सेक्शन का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, जो 4 सेलिएंट फीचर्स बताने हैं SN1 मैकेनिज्म की। क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले स्टेप में RX होता है, क्या? एक एल्काइल हैलाइड। पहले स्टेप में इसको X छोड़ के चली जाती है, मतलब X जो है हेलोजन छोड़ के चला जाता है, तो X यहाँ पर छोड़ के चला गया।
अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है। अब ये जो आर होता है ये क्या होता है, कार्बोकेटायन होता है, ये एक प्लेनर होता है, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अगर आप कॉपी पे इसको इजीली बना सकते हैं, 2 डायमेंशन में ये बन सकता है। तो नाउ न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अबव द प्लेन ऊपर से अटैक करे सामने से, या वो बैक अटैक करे। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पर या तो ऊपर से अटैक करेगा या फिर यहाँ पे बैक अटैक करेगा। तो दोनों ऑप्शन होते हैं न्यूक्लियोफाइल के पास। फर्स्ट स्टेप में एक्स चली गई, मतलब एक्स चला गया, नॉट चली गई, तो एक्स यहाँ पर चला जाता है, हमारे पास हेलोजन चला जाता है, किसको छोड़ के, कार्बन को छोड़ के। तो फिर बाद में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो क्या होता है, ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करते हैं उतने ही नीचे से करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने ऊपर से करे उतने ही नीचे करे। तो अगर इस वाले की कॉन्फ़िगरेशन में मान रहा हूँ, यहाँ पे कायरलिटी आ गई, मान रहा हूँ ये जो CH ग्रुप है ये कायरल कार्बन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आर है तो इसकी हमारे पास एस हो जाएगी। पर अगर किसी भी एक मिक्सचर में या एक सोल्यूशन में 50% आर वाला मॉलिक्यूल, आर वाला एरेंचोमर प्रेजेंट है, 50% एस वाला, तो उस मिक्सचर को हम बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि आर क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा कुछ, मान लेते हैं +30 डिग्री। एस क्या करेगा, क्योंकि वो आइडेंटिकल हैं दिखने में, बस उनकी क्या चीज अलग है, उनका हमारे पास जो है वो ओरिएंटेशन वगैरह एटम्स का थोड़ा अलग है। तो एस क्या करेगा, उसी को -30 डिग्री में रोटेट करके नेट रोटेशन को कर देगा 0। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी सेलिएंट फीचर्स इसके देखें तो 2 स्टेप मैकेनिज्म में देख लिया आपने, पहले स्टेप में एक्स गई, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल आया, ब्रेकअप पैचअप यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट हेट्रोलिसिस ऑफ CX की बात करें, बॉन्ड इन द स्लो एंड रिवर्सिबल फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे प्लेनर कार्बोकेटाइन बनता है। देन अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इन द फास्ट सेकंड स्टेप क्या होता है, ऑब्वियसली फर्स्ट वाला स्लो होता है, ये हमारा RDS होता है, जिसमें एक्स जा रहा है, ये वाला RDS होता है। सेकंड वाला फास्ट स्टेप होता है जिसमें हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। देन यहाँ पे क्या, SN1 अगर कैरिड हुई किसी भी कायरल कार्बन पर, तो हमें क्या मिलेगा देखने को, रेसिमाइजेशन मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर देखने को मिलेगा, इक्वल अमाउंट में दोनों एनेंटियोमर्स फॉर्म होंगे। तो ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शन के लिए कार्बिल अमाइन टेस्ट की, तो यहाँ देख सकते हैं RNH2 + CaCl3 तीन केवेज के साथ रिएक्ट करके बना लेगा RNC, दैट इज आइसोसाइनाइड + KCl, एंड वाटर रिलीज हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेक्शन डी। हमारे पास फर्स्ट आता है क्वेश्चन, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हमें दे रखा है इथाइल एसीटेट का 77.06, ठीक है। क्या करा है, 50 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है 150 ग्राम इथाइल एसीटेट में, और टेम्परेचर जो हो गया वो हो गया, अब क्या कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली हो गया सोल्यूशन का 84.27 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले डेल्टा टी भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 84.27 माइनस 77.06 होगा, तो 1 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पर आई थिंक 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 5। तो 5.21 केल्विन या डिग्री जो लिखे हैं दोनों बातें सेम होंगी। तो डेल्टा टी बी मेरे पास आ जाएगा, ये किसके इक्वल होता है, अच्छा निकालना क्या, मोलर मास निकालना है। सेम इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, हमने अपनी वीडियोस में कर रखा है एग्जैक्टली, बस वहां पर आई थिंक बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस था, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा वैल्यूज में अलग। तो ये किसके इक्वल होता है, मोलैलिटी इंटू केबी। मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 50, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है उसको मैं एक्स लिख रहा हूँ, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो किलोग्राम में नहीं ग्राम में दे रखा है 150, इथाइल एसीटेट का इंटू कर दूंगा 100, मोलैलिटी हो गई, इंटू KF इज ये। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये इसका एग्जैक्टली 3 टाइम्स होगा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल करा, ये आ गया 3, तो x जो आ रहा है मेरे पास वो इक्वल आ रहा है 1000/9 ग्राम पर मोल। तो इसको एक बार प्लीज कैलकुलेट कर लीजिएगा, वैसे तो यही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए, बाकी यू गाइस कैन चेक द कैलकुलेशन। और आई थिंक कंसेप्ट इज सिंपल, यहाँ पर आप इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ गया है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा टी भी निकालेंगे, उसको इक्वेट करेंगे KF इंटू मोलैलिटी के, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, देन उसी के हिसाब से वील कैलकुलेट। के भी हमें दे रखा था इसे। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। तो क्या होता है भाई, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसका हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पर मैं ले लूं एस्टर की एस्टरिफिकेशन नहीं, यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे हमें जो मिलता है वो मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस C2H5OH। इस रिएक्शन का अगर मुझे रेट लिखना हो, दैट शुड बी K टाइम्स CH3COO C2H5 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H3O पॉजिटिव या फिर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, ये होना चाहिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में
हमने वाटर बहुत भारी मात्रा में या फिर मैं कहूँ एक्सेस में लेते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। कितना एक्सेस में अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं हमने इसका 1 मोल लिया, तो वाटर के हम 100 मोल लेंगे। अब सोच के मुझे बताइए, 1 मोल इसके 100 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो कितना, क्या मेरे पास इसका 1 मोल, सॉरी यहाँ पे मुझे सोच के बताइए, अगर मैंने इसका 1 मोल लिया T इज इक्वल्स टू 0 पर, 1 मोल इसका था, 100 मोल मेरे पास वाटर के थे, तो T इज इक्वल्स टू T पर जब ये 1 - 1 0 हो जाएंगे, सारे मोल्स के रिएक्ट कर जाएंगे, तो इसके कितने बचेंगे 99। तो अप्रोक्सीमेटली जो कॉन्सेंट्रेशन है H3O पॉजिटिव की, वो हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि K इंटू H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन एक नया कांस्टेंट है K डैश, और इसको हम कुछ फिर इस तरीके से लिखते हैं। नाउ ये क्या हुआ था, हमारे अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होनी चाहिए थी सेकेंड ऑर्डर, बट क्या है ये फर्स्ट ऑर्डर ही है, बिकॉज यहाँ पर H3O पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। यहाँ पर हम देख सकते हैं सर्टेन रिएक्शन जो होनी चाहिए थी हायर ऑर्डर की, बट फॉलो क्या करती हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वाटर किसमें प्रेजेंट है, इन सच लार्ज एक्सेस दैट द चेंज इन इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इनिशियल वन, और इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है। तो यहाँ पर मैं अगर वाटर ही लिखा है तो H2O कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पर भी H2O ही लिख देता हूँ, बाकी मीडियम तो एसिडिक, वो डिपेंड करता है हमने क्या लिया। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट बताना है हमें CuSO4 जो है वो टर्न क्यों कर देता है ब्लू लिटमस को रेड। तो कॉपर सल्फेट को मैंने जैसे ही पानी में डाला तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा होगा, Cu2 पॉजिटिव है, हाँ सर है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है CuSO4 आप सभी देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है। यहाँ पर जो सल्फेट आयन है ये कहाँ से आया, ये आया सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से आया, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, द आंसर इज यस। बट जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो कहाँ से आया होगा, अच्छा CuSO4 एक सॉल्ट है, सॉल्ट कैसे बनती है, एसिड प्लस बेस, एसिड कौन सा लगा है H2SO4, बेस कौन सा लगा होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक बेस है, जो एक्चुअली एक वीक इलेक्ट्रोलाइट से आया है। तो Cu2 पॉजिटिव आया है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट से, तो जैसे ही हम पानी में ऐड करेंगे तो SO4 2 नेगेटिव तो भाई अलग हो जाएगा, ठीक है मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, बट जो Cu है, ये जो Cu2 पॉजिटिव है, ये यहाँ पर देखेगा कि भाई OH नेगेटिव और H प्लस मौजूद है, तो ये रिएक्ट कर जाएगा पानी के OH नेगेटिव के साथ और बना लेगा CuOH होल ट्वाइस, और बचा क्या यहाँ पर H पॉजिटिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक चीज ध्यान सुनिएगा, बना है CuOH होल ट्वाइस, यहाँ पर क्या OH नेगेटिव फ्री आयन में प्रेजेंट है या आयन या फिर किसी के साथ बॉन्ड बना रखा है, सर यहाँ पे बॉन्ड बना रखा है, तो अगर बॉन्ड बना रखा है तो इसका मतलब क्या चीज बाहर अवेलेबल है, H प्लस अवेलेबल है। तो सॉल्यूशन में क्या मौजूद है, सॉल्यूशन में जो मौजूद है फ्री फॉर्म में दैट इज H प्लस, या हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं, H प्लस भी SO4 2 नेगेटिव भी। तो यहाँ पर कैसा सोल्यूशन हो गया, हमारा सोल्यूशन बन गया एसिडिक। किस वजह से, क्योंकि कॉपर सल्फेट ने क्या करा, पानी में से OH ले लिया और OH लेके बॉन्ड बना लिया। अब OH नेगेटिव फ्री फॉर्म में नहीं, पहले तो वाटर था, पहले सब कुछ न्यूट्रल था, अब न्यूट्रल में से उन्होंने बेसिक चीज हटा दी। अगर बेसिक चीज मैं खुद ही कम कर दूं तो अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या हो जाएगा एसिडिक। अगर मैं न्यूट्रल सोल्यूशन में से एक चीज बेसिक बना रही है सोल्यूशन को, एक चीज एसिडिक बना रही है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं न्यूट्रल बना रहे हैं, और उन्हीं दोनों में से मैं एक चीज जो बेसिक बना रही थी उसको हटा दूं तो अल्टीमेटली एसिड डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और जैसे ही H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो हमें पता लग जाएगा कि ये सोल्यूशन एसिडिक है, और दैट्स वाई ये क्या कर देगा, टर्न कर देगा ब्लू लिटमस को रेड। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ excess of H3O positive and the resulting copper sulfate solution becomes acidic and turns blue litmus red। तो ये बेसिकली somewhat related to salt hydrolysis है, यहाँ पर हमारी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होती है, जो कैटायन है वो क्या हो गया हाइड्रोलाइज हो गया, ये हम यहाँ पर बोले। तो इस तरीके से वी कैन राइट इट। नेक्स्ट वी हैव टू टेल व्हाई कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड। तो क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। डी के 5 डब्बे होते हैं, हाँ सर 5 डब्बे नहीं ऑर्बिटल, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं ऑर्बिटल। नॉर्मली इनकी एनर्जी सेम होती है जब कोई भी लिगेंड नहीं होता, दैट्स व्हाई हम इनको बोलते हैं दे आर डी जनरेट ऑर्बिटल, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई, ये सारे जो होते हैं डी जेड स्क्वायर सारे के सारे जो हैं वो इक्वल एनर्जी के होते हैं। बट जैसे ही लिगेंड आता है, हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स इनकी एनर्जी अलग हो जाती है और दूसरे वालों की एनर्जी हाई हो जाती है। तो क्या यहाँ पर एनर्जी में डिफरेंस आ गया, ये सर। तो अब क्या सारे के सारे डीजनरेट है, द आंसर इज नो, यहाँ पर डीजनरेसी डिस्टर्ब हो गई। भले ये तीनों डीजनरेट हैं, ये दोनों डीजनरेट हैं, पर ये पांचों नहीं है डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब इन पांचों की एनर्जी इक्वल नहीं,
ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो नॉर्मली यहाँ पर अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जैसे ही लिगेंड आया और यहाँ अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ पर हल्की सी भी एनर्जी मिली। अच्छा, ये हमारे पास 3D होगा, ये भी 3D होगा। एक चीज, अगर 3D है, 3D है भले ऑर्बिटल्स अलग अलग है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आया होगा, क्या इतना डिफरेंस आया होगा कि थर्ड शेल से फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन को पहुंचा रहे हैं, इतना डिफरेंस आया होगा? द आंसर इज नो सर। थर्ड शेल मतलब और फोर्थ शेल तो वो तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई कि अगर आपका ये फर्स्ट शेल से आप सेकंड शेल में पहुंचा रहे हैं तो ये तो बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी की बात हो गई। यहाँ तो हम ऑर्बिटल्स में ही बात कर रहे हैं, एक सबशेल से थोड़ा सा हायर एनर्जी वाले सबशेल में या थोड़े हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहुंचा रहे हैं, शेल की तो बात ही नहीं हो रही। तो यहाँ पर थोड़ा सा हाई एनर्जी हो जाएगी इसकी। तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, ये ऊपर थोड़ी सी एनर्जी एक्सेप्ट कर दी, ऊपर का एक चक्कर मार के आएगा कि आओ जरा ऊपर देख के आए भाई। जो हमारे पास T2G का इलेक्ट्रॉन है वो कहेगा भाई आओ ईजी में घूम के आए। तो वो ईजी में जाएगा, घूम के आएगा, देखेगा हाँ अच्छा यहाँ का माहौल कैसा है, ठीक है, वो कहेगा चलो मेरा काम हो गया। अब वो जैसे ही वापस दोबारा आएगा तो पहले उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी, अब वो एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा या रिलीज करेगा। और जो भी वो एनर्जी रिलीज करेगा, हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Hc/λ। उस एनर्जी की वैल्यू से क्या मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ? द आंसर इज यस। और अगर वो लैम्डा 400 नैनोमीटर से 700 अप्रोक्सीमेटली नैनोमीटर के बीच में आया तो मेरे पास कलर शो हो जाएगा, क्योंकि वो विजिबल रीजन में लाई करेगा। तो यहाँ पे एक बार आप रीड करिए, यहाँ पर देखिए कि सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, जिनको हम लिगेंड बोलते हैं। एंड एनर्जी इज नो लॉन्गर रिमेन द सेम, जैसा कि पढ़ रखा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या सबका सेम है? यस सर, 3D है तो 3D ही है। नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इज सेम। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए वो काफी कम चाहिए, इतनी ही चाहिए कि भाई थर्ड सेल से फोर्थ सेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। ऐसा नहीं कि n=3 से n=4 में पहुंचा रहे हैं, 3 में है, 3 में ही रह रहा है, बस थोड़ा सा ऑर्बिटल में ऊपर नीचे हो गया। तो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी। रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन इज अवेलेबल बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हैविंग सर्टेन वेवलेंथ। तो सबसे पहले कोई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, वो हायर एनर्जी में चला जाएगा। फिर कुछ जो रिमेनिंग लाइट है, उस रिमेनिंग लाइट को वो ट्रांसमिट कर देगा और जिसके करस्पॉन्ड एक लैम्डा हमें दिखेगा और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ जाएगा हमारे सामने। सो यहाँ पर है, अगर रेड हमारे पास एब्जॉर्ब हुआ है देन द ट्रांसमिट लाइट कंटेन्स एक्सेस ऑफ अदर कलर्स इन द स्पेक्ट्रम, पर्टिकुलरली ब्लू होता है हमारे पास। सो आयंस हैविंग नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो कलरलेस होते हैं जिनके पास, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाएगा, जब हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके ऊपर वगैरह कहीं जाएंगे ही नहीं। तो ये है हमारा रीजन, डी और के ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं। नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार, क्या कहता है ये लो, ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इक्वल किसके, सम ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर इंडिविजुअल स्टेप्स इन द रिएक्शन। मान लेता हूं मैं एक रिएक्शन है, ए गिव्स मी क्या लूं, डी ले लेता हूं। तो अब ये जो रिएक्शन है ये मल्टीपल स्टेप में हो रही है। पहला स्टेप था ए से बी बना, दूसरा स्टेप था बी से सी बना, तीसरा स्टेप था सी से डी बना, मल्टीपल स्टेप में हो रही होगी। मैंने देखा इस रिएक्शन का कोई भी डेल्टा एच है उसको मैं मान रहा हूँ डेल्टा एच। जो भी एनर्जी रिलीज हुई होगी उसको मैं बोल रहा हूँ एंथैल्पी रिलीज हुई होगी, उसको बोलूंगा या एंथैल्पी मैंने दी होगी, कुछ भी होगा तो उसको मैंने डेल्टा एच बोला। मैंने देखा ए से बी बनाने में कुछ डेल्टा एच वन एंथैल्पी लगी, बी से सी जाने में कुछ डेल्टा एच टू लगी, सी से डी जाने में कुछ डेल्टा एच थ्री लगी। अब मैंने इन सारे रिएक्शंस को ऐड कर दिया तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी। क्या यहाँ पर मैं बी सी ये कैंसिल कर सकता हूँ एंड अल्टीमेटली आई विल गेट ए प्लस डी। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन को मैंने तीनों को जैसे ही रिएक्शंस को ऐड करा तो सबसे पहले तो मुझे इन तीनों के डेल्टा एच को भी ऐड करना पड़ेगा। और ये जो डेल्टा एच नया आया है ये कुछ नहीं है, जो डायरेक्टली ए से डी जाने का डेल्टा एच था उसी के इक्वल आएगा। मतलब समीशन जो करा मैंने हीट का अलग अलग छोटे छोटे स्टेप में, आप देख सकते हैं सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस जो इंडिविजुअल स्टेप में आई उसी का मैंने सम करा और मुझे क्या मिला, ओवरऑल एंथैल्पी फॉर अ रिएक्शन। तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे, अगर ए गिव्स यू ये सब ये पूरा एक बार दिखा देंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे भी लिखा है एंथैल्पी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द पाथ, किस पाथ से आपने चुना, या तो आपने ए से डी डायरेक्टली बना लिया या आपका दिल करा कि नहीं भाई मैं ए से पहले बी बनाऊंगा फिर बी से सी बनाऊंगा फिर सी के बाद मैं डी बनाऊंगा, तो ये आपने पाथ कुछ भी चुना हो बट उसके डिपेंड नहीं करी, पाथ डिपेंडेंट नहीं है। दिस इज द मेन पॉइंट। तो हेस लॉ इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। हमें ये भी पता है कि एंथैल्पी पाथ फंक्शन नहीं है। तो एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। इनिशियल क्या था ए, फाइनल क्या है डी, इसी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट वी हैव टू एक्सप्लेन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो इंटर हेलोजन का मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि एक से ज्यादा हेलोजन्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ICl, ICl3,
ClF3, ये आपको हेलोजन इंटर हेलोजन कंपाउंड देखने को मिलेगी। क्या होते हैं? इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट हेलोजन। सिंपल सी बात है। इंटर हेलोजन कंपाउंड is regarded as the halide of the more electropositive halogen. A given halogen forms an interhalogen compound only with the halogen having less electronegativity. तो कोई भी अगर हेलोजन है वो किसके साथ हमारे पास बनाएगा? इंटर हेलोजन कंपाउंड, ऐसे हेलोजन के साथ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम हो। जैसे फ्लोरीन की ज्यादा है, क्लोरीन की कम है, तो ये हमारे पास होगा। नेक्स्ट क्या बताने थे? यूजेस ऑफ नियॉन बताने, तो इसको आप रीड कर सकते हैं। फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेजर्स, इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, डिस्चार्ज लैम्प्स एंड साइंस में यूज होता है। किसके लिए यूज होते हैं? मिस्ट और फॉग के साइंस वगैरह के लिए यूज होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे। देन मिक्सचर इसका कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स एंड करंट रेक्टिफायर्स। तो ये चीजें लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 29। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन दिस कि होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। नाम से क्या पता लग रहा है? होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब अलग। कॉम्प्लेक्सेस में क्या चीज सेम और क्या डिफरेंट हो सकती है? सेंट्रल मेटल तो सेम डिफरेंट नहीं हो सकता क्योंकि मेटल एक ही है। तो क्या चीज होगी? एक से ज्यादा लिगेंड्स होते हैं। तो बस वही बात हुआ। अगर होमोलेप्टिक का मतलब सेम, क्या सेम? लिगेंड। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड देखने को मिले अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, वो कॉम्प्लेक्स हमारे कहलाते हैं होमोलेप्टिक। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें मल्टीपल, एक से ज्यादा हो सकता है और ज्यादा हो, 2 टाइप्स लिखा हुआ है, 3 टाइप्स हो, 4 टाइप्स हो, मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड मौजूद हो, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक। जैसे कि आपका एग्जांपल ये रहा। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट अब हमें कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड को इनटू एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हमें एस्टर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल भाई, किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दीजिए एसिडिक मीडियम में। आप रिएक्शन का नाम एस्टेरिफिकेशन, आपको ये मिल जाएगा। फर्स्ट चीज लिख दिएगा थोड़ा बहुत। अगर आपको इसको अमाइड में कन्वर्ट करना है तो सिंपल रिएक्शन कराइए सबसे पहले अमोनिया के साथ। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव में। एंड देन हीट करा दीजिए, या आप चाहें तो डायरेक्टली भी हीट करा सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा अमाइड। तो दैट्स हाउ यू विल कन्वर्ट। अगर आपको स्पेसिफिकली बोल दिया जाए इथेनोइक एसिड को कन्वर्ट कराइए इथाइल एसिटेट में, या इथेनोइक एसिड को कराइए इथेन अमाइड में, तो सिंपल सा आप इन रिएक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन करनी है हमें ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? इस तरीके से यूज करना है कि हम पोल्यूशन को प्रिवेंट करें, इन्वायरमेंट का ध्यान रखें, इन्वायरमेंटल कॉन्शियस डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट, ऐसे हार्मफुल केमिकल्स ना बनाएं, एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज और जनरेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस। जैसा कि पता है कोई भी रिएक्शन होगी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बना दिया जाए, तो उनके प्रोडक्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, ये सारी चीजें ग्रीन केमिस्ट्री में बताई जाती है। तो पहली चीज ये हो गई। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम अपना क्वेश्चन पर। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ये, यही होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे? PbR3 से। तो सबसे पहले ये रिएक्शन हेलोजन लग जाएगा यहाँ पर। कौन सी रिएक्शन है ये? बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन है। नाउ वी आर रिएक्टिंग इट विद अमोनिया। तो NH3 हम यहाँ पर एक्सेस में लेते हैं, तो सिंपल हमारे पास क्या होगा? नाइट्रोजन अटैक कर देता है यहाँ पर, Br नेगेटिव को बाहर पहुंचा देते हैं, NH भी रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या? प्राइमरी अमीन प्लस HBr बाहर रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट बन गया। तो ए भी बना लिया, बी भी बना लिया। नाउ फाइनली व्हाट इज द एक्शन ऑफ हॉट HI ऑन ग्लूकोज? तो ग्लूकोज ही होता है C6H12O6। इसकी रिएक्शन अगर हम हॉट HI से कराएं तो सिंपल हमारे पास ये बहुत ही प्यारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये कन्वर्ट कर देगा एनहेक्सेन। तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया एनहेक्सेन में, और ये ही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप मजा आया होगा लेक्चर में क्वेश्चंस करके। वही अपने 1.25 घंटे का अप्रॉक्स टाइम था, इसी में ही डिस्कस हो रहे हैं। तो इसी में पूरे पूरे पेपर्स आपको डिस्कस करके सारे जितने भी आगे करेंगे वो भी इतने ही टाइम ड्यूरेशन में कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।